हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। मैं बात करूंगा आज क्या एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण मांग कर सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कर्नाटका हाई कोर्ट का एक अहम जजमेंट है, जिसके बारे में बहुत ही बड़ा जजमेंट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके सभी पहलुओं पर, अगर लेने की हकदार है माँ तो फिर किस आधार पर, वो कौन सी शर्तें हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, वो कौन से नियम हैं, इन सब पे हम खुल के बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि लीगल टॉपिक वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और अपने लीगल नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। क्योंकि देखिए ऐसा है, जो लॉ है वो पूरे देश में लागू होता है और पूरे देश को कंट्रोल करता है, और सबके लिए सबकी पावर, सबकी लिमिट, सबको निर्धारित किया गया है। और ये हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और चाहे प्रोफेशनल लाइफ है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे कानून का। इसलिए कानून जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सौतेली माँ को अपने मृत पति के कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की राशि का दावा करने के लिए परिवार अदालत के समक्ष सबूत पेश करके, दस्तावेज जमा करके यह साबित करना होगा कि उसके पति के पास बहुत सारी संपत्ति थी, उनकी आय थी, और इसी प्रकार वह भरण पोषण राशि की हकदार है। न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने खलील उल रहमान द्वारा दायर एक याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें पारिवारिक अदालत द्वारा उनकी सौतेली माँ को 25,000 रुपये प्रति माह रखरखाव देने के आदेश को अलग और संशोधित किया गया था। अदालत ने कहा कि अंतरिम रखरखाव के रूप में परिवार न्यायालय द्वारा 25,000 रुपये के रखरखाव का आदेश टिकाऊ नहीं है और सबूत दर्ज करने के लिए मामले की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता सौतेली माँ द्वारा चिन्हित किए जाने वाले दस्तावेज को दिखाने के लिए पति के पास बहुत संपत्ति है और उनकी आमदनी भी है। अदालत ने यह कहते हुए संशोधित किया कि याचिकाकर्ता को सौतेली माँ द्वारा ट्रायल कोर्ट के मामले के निस्तारण तक, यानी जब तक केस निपटारा नहीं हो जाता, केस का फैसला नहीं आ जाता, तब तक माँ को माँ 10,000 रुपये का हकदार है और उनको देना होगा। पारिवारिक न्यायालय को निर्देश दिया कि वह वरिष्ठ नागरिक अधिनियम और सीआरपीसी की धारा 125 को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के साक्ष्य रिकॉर्ड करें और मामले का फैसला करें और कानून के अनुसार मामले का निपटान करें। अदालत और मामले का निपटारा करते हुए इस अदालत की समन्वय पीठ का फैसला। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को 25,000 रुपये प्रति माह के रखरखाव के पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने चुनौती दी जा रही थी कि सौतेली माँ ने पारिवारिक अदालत के समक्ष दलील दी थी। उसने याचिकाकर्ता के पिता की पहली पत्नी की मौत के बाद उससे शादी की थी। विवाह के समय उपस्थित याचिकाकर्ता के पिता ने उसे आश्वासन दिया था कि उसके पास चल संपत्ति के अलावा भू संपत्ति भी है और वह प्रतिवादी की देखभाल करेगा, और वह अपने पति के संयुक्त परिवार में रह रही थी। उनके पति की मृत्यु 30/8/1994 में हुई थी। उनके उत्तराधिकारी वर्तमान याचिकाकर्ता थे, जो कि मोहिद्दीन मुनरी की संतान है, मतलब जो मृतक थे उनका नाम था। यह भी कहा गया कि एक वरिष्ठ नागरिक अशिक्षित और बेरोजगार गृहिणी है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। 4,000 रुपये के अलावा भटकल में किराए के मकान से कमाई होती है। आय का कोई अन्य स्रोत या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद नहीं है। उनकी एक बेटी है जो तलाकशुदा भी है, और उनकी एक पोती भी है जो 3 साल की है। यह प्रतिवादी आरटी नगर बेंगलुरु में 12,000 रुपये का एक मासिक किराया दे रही है, और उसे आयु संबंधी समस्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जिनके बाद अपेक्षित आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 125 प्रतिवादी पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह इन याचिकाकर्ताओं की सौतेली माँ थी, जो भरण पोषण के लिए सीआरपीसी 125 के अंतर्गत नहीं आती है। जी हाँ, सीआरपीसी 125 में सौतेली माँ का भरण पोषण के बारे में उसको कवर नहीं किया गया, उसमें व्याख्या नहीं किया गया है। दूसरी, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का विशेष भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और अनुरक्षण की धारा 9(2) के अनुसार देय अधिकतम 10,000 रुपये है। इसलिए कम भुगतान से बचने के लिए प्रतिवादी ने यह याचिका दायर की है।
मुख्य तथ्य यह भी एक तर्क दिया गया कि उक्त अधिनियम वर्ष 2007 में लागू हुआ था, इसलिए उसे राहत के लिए उपायुक्त के पास जाना पड़ा। रिकॉर्ड के माध्यम से जाने और सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि सीआरपीसी 100 धारा 25(1) को पढ़ने पर जहां सौतेली मां को परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जाता है ताकि सौतेले बच्चों से कोई रखरखाव मांगा जा सके। इसके अलावा इसने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 9(1)(2) रखरखाव देने की अधिकतम सीमा उक्त अधिनियम में 10,000 रुपये थे। उक्त अधिनियम में परिभाषा की धारा 2D के अनुसार माता पिता का अर्थ है माता पिता या चाहे जैविक, दत्तक या सौतेली पिता या सौतेली माँ, जैसे भी मामला हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक के पिता या माता हो या ना हो। जिसके बाद यह देखा गया कि इसलिए सौतेली माँ की परिभाषा को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और माँ की परिभाषा में शामिल नहीं है, जबकि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का रखरखाव कल्याण सौतेली माँ को भी शामिल करता है। जी हाँ, जो वरिष्ठ नागरिक रखरखाव अधिनियम बनाया गया है उसमें सौतेली माँ, सौतेले पिता सबको शामिल इसमें किया जाता है। तो उसके तहत कोई भी भरण पोषण मांग सकती है, कोई भी सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकती है। उसकी जो अधिकतम राशि है वो 10,000 रुपये प्रति माह है, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकती है। लेकिन जो सीआरपीसी 125 है और जो उसके अंतर्गत माता पिता आते हैं वो 10,000 से ज़्यादा का भी मांग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह देखते हैं उलेप्पा और अन्य बनाम श्रीमती के मामले में उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने गंगाबाई 2003-5 कार्लेज 227 ने एक विचार रखा था, यहाँ तक कि सौतेली माँ भी अपने पति की संपत्ति की आय से भरण पोषण का दावा कर सकती है जब वह खुद का समर्थन करने में असमर्थ हो और खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो। माफ़ी चाहूँगा, कुछ ऐसे शुद्ध हिंदी का उपयोग करना पड़ रहा है, हो सकता है आप लोग के समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उस चीज़ को मैं फिर से समझा दूंगा। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार न्यायालय द्वारा 25,000 रुपये के रखरखाव के अंतरिम रखरखाव के रूप में देने का आदेश टिकाऊ नहीं है। सबूत दर्ज करने के लिए मामले की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता सौतेली माँ द्वारा दस्तावेजों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि दिखाई कि उनके पति के पास बहुत संपत्ति है और उनकी आमदनी है। इसमें कहा गया है कि हालांकि प्रतिवादी को 4,000 रुपये का किराया मिल रहा है, लेकिन उसकी बेटी और पोती का तलाक हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को फैमिली कोर्ट के समक्ष विरोध करने की आवश्यकता है और वह वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में रखरखाव का दावा भी कर सकती है। यह कहकर निष्कर्ष निकाला गया कि इसलिए चुनौती के तहत आदेश को रद्द करना और संशोधन करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें केस का शीर्षक था खलील उल रहमान व अन्य का करके केस है। तो एक बहुत ही फेमस केस है। इससे हम ये समझते हैं कि जो निष्कर्ष निकलता है कि जो एक सौतेली माँ है, ठीक है, वो अपने सौतेले बच्चों से वैसे तो भरण पोषण नहीं ले सकती है, लेकिन अगर हम सीआरपीसी पर ध्यान देते हैं, सीआरपीसी 125 पर ध्यान देते हैं, जो प्रावधान है मेंटेनेंस से रिलेटेड है, भरण पोषण से रिलेटेड, अगर हम उसमें बात करते हैं तो उसके तहत तो सौतेली माँ को कवर नहीं किया गया है। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता रखरखाव अधिनियम बनाया गया था, 2007 में लागू किया गया था, उसके तहत एक सौतेली माँ भी अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण का मांग कर सकती है और ये जायज़ है और इसमें कोर्ट भी उनके साथ में है। तो और इसकी जो मैक्सिमम राशि है वो 10,000 रुपये प्रति माह है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं मांग सकती। लेकिन हाँ, अगर सौतेली माँ नहीं है, जो सीआरपीसी 125 के तहत परिभाषित किया गया है जो नियम, उसके तहत अगर कोई अदर व्यक्ति आता है, माँ बाप आते हैं, तो उनको 10,000 से ऊपर भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी वीडियो होती है वो आम लोगों के रिलेटेड होती है, आम लोगों के फ़ायदे से रिलेटेड होती है। ये वीडियो हर लोगों के लिए यूजेबल है, इसलिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो खासतौर पर लॉ स्टूडेंट के लिए डेडिकेट होता है, क्योंकि ये चीज़ें और ये देश के हर नागरिक के लिए मेरा वीडियो डेडिकेट है और उनके लिए काफ़ी यूजेबल कोशिश करता हूँ उन्हीं के लिए बनाया जाए। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई सवाल रहा होगा कि क्या सौतेली माँ भी अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकती है, तो आशा करता हूँ वो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और आपकी जो भी समस्या रहेगी उसका समाधान हो गया होगा। दोस्तों, आज संडे था तो मैं सोच रहा था, कई दिन से कई लोगों ने पूछा भी था
चूँकि बहुत क्या कहते हैं, कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं। पहले बात तो सभी व्यूवर्स को मेरे तरफ से भाई बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और वो देने के लिए। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो पे, नए टॉपिक पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी भी कोई कानूनी समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और कोई टॉपिक है तो मैं उस पे भी वीडियो बनाकर आपको विस्तार से समझा दूंगा, ताकि और हिंदी में समझाऊंगा ताकि हर किसी के समझ में आ जाए। जय हिंद।